जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। दोस्तों अगर आपको पहले से कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि 50 में से कितने प्रश्नों का आप उत्तर सही दिया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आ, ई, उ, ओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। दोस्तों इसमें जो ओ है ये मूल मूल दीर्घ स्वर नहीं है, और दोस्तों आ, ई, उ ये मूल दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 8, 10। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 2, 3, 7, 9। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। दोस्तों एक से अधिक वर्णों को मेल को हम व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन है कंठचय से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। तो दोस्तों इन सभी का उच्चारण तालव्य से होता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर। याद रखिएगा स्वर। लिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों दीर्घ स्वर नहीं है हमको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई। दोस्तों निम्नलिखित में से ये दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है ग, ज, व, स। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व। दोस्तों व अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 44, 48, 52। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 52। दोस्तों हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको बताना है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह। दोस्तों ये हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन है ह, ल, म, ज। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह। दोस्तों ह को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ। दोस्तों जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे हम युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। ऑप्शन है विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का। दोस्तों अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, कंठ, तालव्य। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ, तालव्य। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है दंत्य, नासिक्य, मूर्धन्य, अनुस्वार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दंत्य। दोस्तों जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम दंत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग से, अनुपयोग से, प्रयोग से, सदुपयोग से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
प्रयोग से। दोस्तों किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय है प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इन ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है अरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जस्वी। दोस्तों ऊर्जस्वी शब्द स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अन्य प्रत्यय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तद्धित प्रत्यय। दोस्तों जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, नए शब्दों को बनाते हैं, उन प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। दोस्तों जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, याद रखिएगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधनात्मक सर्वनाम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ऑप्शन है देव, देवी, दैवीय, देवता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैवीय। दोस्तों दैवीय शब्द संबंधवाची है। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काल। दोस्तों क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? ऑप्शन है पद, क्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अन्वय। दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को अन्वय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सघोष। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 6। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो ऑप्शन है समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय दिबोधक। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय दिबोधक। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा, विधुर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विधुर। दोस्तों विधुर शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। आपका अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभाषा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो और न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आगत, ऊष्म, अंतस्थ, अयोगवाह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अयोगवाह। दोस्तों जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो न व्यंजन में की जाती हो उसे हम दोस्तों अयोगवाह कहते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्गों में। दोस्तों स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। आपका अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के। दोस्तों भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 25, 30, 20, 35। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कंठोष्ठ, दंथोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ।
तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य। दोस्तों स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, हास्य, प्लुप्त। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्लुप्त। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झ। दोस्तों झ व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्द को। याद रखिएगा शब्द को। अगला प्रश्न है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 10, 12, 16, 25। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। छंद 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? तो दोस्तों ऑप्शन है दोहा, चौपाई, सवाया, रोला। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवाया। दोस्तों सवाया वाणिक छंद है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गति, यति, तुक, गण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यति, ऑप्शन नंबर बी। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। अगला प्रश्न है छपय किस प्रकार का छंद है? तो दोस्तों छपय विषम प्रकार का छंद है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन है कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुंडलिया। दोस्तों कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। आपका अगला प्रश्न है उपमेय में कल्पित उपनाम की संभावना को कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा। दोस्तों उपमेय में कल्पित उपनाम की संभावना को हम उत्प्रेक्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 9। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार के। दोस्तों मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर हम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।